हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर नंबर 3, जो कि है चतुर्भुजों के बारे में, चतुर्भुजों को समझना। ठीक है, इस चैप्टर में हम अलग अलग तरह के जितने चतुर्भुज होते सभी के बारे में समझेंगे कि सब चतुर्भुजों में अंतर क्या है। एक दूसरे से चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? चार भुजाओं से मिलकर बनने वाली एक आकृति। तो चार भुजा से मिलकर जो आकृतियां बनती है उनमें अंतर क्या है? ठीक है, अलग अलग तरह के चतुर्भुज कौन से होते हैं ये हम डिटेल में समझेंगे। उसके पहले, और ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होने वाला है, क्योंकि आगे की क्लासों में आप जाओगे 9th में, फिर से आपको चतुर्भुज के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना रहेगा। ठीक है, वहाँ पे अपने चतुर्भुजों के जुड़े हुए बहुत सी प्रमेय और बहुत से हमको सवालों को सिद्ध करना रहेगा। तो वहाँ पर जो ये बेसिक नॉलेज है ये बहुत काम आएगी। ठीक है, 10th में भी चतुर्भुज के बहुत से इंपॉर्टेंट है, बहुत से सवाल है। तो इस चैप्टर को हमको अभी से ही अच्छे से समझना है, 8th से ही। ठीक है, तो स्टार्ट करते चैप्टर को। तो सबसे पहले चैप्टर में थोड़ा सा बेसिक पहले समझते, एकदम बेसिक से शुरुआत करते, देखते चैप्टर में क्या क्या है। देखो, सबसे पहले एक शब्द आता है वक्र। वक्र का मतलब क्या होता है? तो कोई भी बंद आकृति जो होती है ना, उसे हम वक्र कहते हैं। अब बंद आकृति का मतलब क्या होगा ये समझते हैं कि बंद आकृति का मतलब क्या है। ठीक है, कोई भी बंद आकृति को हम वक्र कहते हैं। जैसे मान लो मैंने एक पॉइंट यहाँ पर ए लिया है, ये कोई पॉइंट ए है। ठीक है, यहाँ से कोई एक लाइन हमने खींचा, इस तरह से मान लो मैंने एक लाइन खींचा, ये कोई लाइन है, इस तरह से आगे बढ़ी और बी तक पहुँच गई ये लाइन। ठीक है, अब ए और बी को मिलाकर अगर हम देखें, ए से बी तक जो हमने लाइन खींचा है, क्या इस लाइन से कोई बंद आकृति बन रही है? नहीं। ये लाइन कैसी है? तो इसके दोनों सिरे मिले नहीं हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये कोई एक वक्र नहीं है। लेकिन अगर यही आकृति मान लो यहाँ से ए बिंदु से ही स्टार्ट होता और ये पॉइंट इस तरह से, ये लाइन इस तरह से आगे बढ़ती और घूम के मान लो ए पर ही आकर यहाँ टच हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो ये जो आकृति है ये क्या हुई? ए से ही स्टार्ट होकर ए पे ही आकर क्या हो गई? खत्म हो गई। यानी ये जो आकृति बनी हमसे, ये आकृति कैसी है? एक तरह की ये एक बंद आकृति हो गई, ये पूरा तरीके से पैक हो गया कि नहीं? तो इसको हम वक्र कह सकते, इसको वक्र नहीं कह सकते। ठीक है, तो कोई भी आकृति, कोई भी ऐसी आकृति जो क्या हो? बंद हो, मीन्स कि उसके दोनों सिरे क्या हो? आपस में जॉइंट हो जाए। जो इसका पहला जो सिरा था वही इसका अंतिम सिरा भी वहीं आकर मिल गया। तो ऐसी जो आकृति कभी भी बनती है जहाँ पर पहला और अंतिम सिरा क्या हो? मिक्स हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? वक्र कह सकते हैं। क्लियर? और इसमें क्या था? तो एक सिरा अलग था, दूसरा सिरा अलग था। अगर ये सिरा यहाँ आकर मिल जाता तो ये इस तरह की बंद आकृति बन जाती। देखो, इस वक्र का मतलब कोई आकार निश्चित नहीं है, जरूरी नहीं है कि वक्र मतलब कि ये गोलाकारी हो इस तरह से। इसको हम वक्र कह सकते हैं क्योंकि इसका जो सिरा शुरुआत का था वही अंतिम सिरा भी वहीं आकर मिला है, तो ये एक वक्र बनेगा। मान लो ए से स्टार्ट हुआ होगा और घूम के यहीं पर ए पर आकर मिल गया, तो ये बंद आकृति बन गई, तो इसको हम वक्र कह सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई निश्चित नहीं होता कि जो वक्र होगा वो हमेशा गोलाकार हो, ऐसा कोई आकृति निश्चित नहीं है। खाली बंद आकृति होनी चाहिए। कोई भी आकृति बंद हो जाए, लाइन कैसी भी होगी, उसे हम क्या कहेंगे? एक वक्र कहेंगे। क्लियर? तो ये बात हो गई वक्र की। अब आगे बढ़ते। अब देखो, इसी वक्र से जुड़ा हुआ एक पॉइंट और आता है बहुभुज, जो कि हमको इस चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत से बहुभुज होते, पहले हम बहुभुज के बारे में समझते होता क्या। देखो, बहुभुज क्या है? रेखाखंडों से बना बंद वक्र। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वक्र बंद है। ठीक है, बंद वक्र की हमको बात करना है, यानी वक्र होगा, आकृति होगी, वो भी कैसा होगा? बंद होगा। यानी कोई वक्र होगा, लेकिन वो वक्र बना किससे होगा? तो यहाँ पर ये पॉइंट हमको ध्यान देना है कि वक्र जो होगा वो रेखाखंडों से मिलाकर बना है। क्लियर? यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। देखो, रेखाखंड में क्या होता है हमको ये पता होना चाहिए, रेखाखंड किससे कहते हैं। तो कोई भी जो रेखाखंड होता है, ठीक है, रेखाखंड का मतलब क्या होता है? तो सीधी लाइन, सीधी होनी चाहिए एकदम, जिसके अंतिम सिरे क्या हो? फिक्स हो, पता हो हमको कि इसके अंतिम बिंदु निश्चित होने चाहिए। तो जैसे ये ए भी एक रेखाखंड है, तो यहाँ वक्र में और बहुभुज में अंतर क्या होगा? देखो, बहुभुज जो वक्र था, वक्र में कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी हमारे पास कि उसमें रेखाखंड से मिलाकर ही बनना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर लेकिन बहुभुज की बात किया जाए तो बहुभुज में जो भी आकृति बंद आकृति बनेगी, जैसे ये आकृतियाँ बनी है बंद है। ठीक है, ये आकृति को मान लो यहाँ से स्टार्ट किया है हमने बनाना, हमने ये लाइन पहले खींचा यहाँ तक, फिर हमने ये लाइन यहाँ तक खींचा, फिर इसको हमने यहाँ से यहाँ तक खींचा। ठीक है, फिर यहाँ से हमने इसको यहाँ तक खींचा। तो ये जब चारों लाइनों को हमको खींचा, यहाँ से चारों को हमने जो मिलाया है, तो एक बंद आकृति तो बनी है। ठीक है, इन चारों को मिलाकर एक बंद आकृति तो यहाँ पर बनी है। लेकिन ये जो बंद आकृति है, अगर आप ध्यान दो तो ये बंद आकृति हर एक लाइन से मिलाकर बनी है, हर एक रेखाखंड से बनी है। यहाँ पर जो बंद आकृति थी वो उसमें कोई रेखाखंड नहीं था,
तो उसको हम नॉर्मली वक्र कह रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आकृति बनेगी बहुभुज में, वो हमेशा जितने भी लाइन होगी वो सब कैसी होगी, एक रेखाखंड, मीन्स की सीधी लाइन होगी। तो देखो यहाँ से यहाँ तक एक लाइन है सीधी पूरी कंप्लीट, यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट लाइन है, ठीक है। यहाँ से ये इतनी लाइन है और यहाँ से ये लाइन। तो ये जो एक बहुभुज बना, बहुभुज का मतलब दो या दो से ज़्यादा भुजा होगी इसमें, देखो तो ये एक बहुभुज है जिसमें कितनी 1 2 3 4 भुजा है टोटल। और ये कैसा है, एक बंद आकृति है। तो इसको हम क्या कहेंगे, वक्र कहेंगे। और वक्र भी किससे बना है, तो रेखाखंड से बना है। तो जब भी कोई बंद वक्र जो होता है रेखाखंड से बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें तो ये भी एक बंद आकृति है, तो ये एक वक्र है। और वक्र किससे बना है, तो देखो रेखाखंड से बना है, 1 2, फिर यहाँ से 2 रेखाखंड ये वाले, ठीक है, कंप्लीट। तो ये 4 रेखाखंडों से मिलाकर क्या बना है, एक बंद वक्र। और जब भी रेखाखंड से मिलाकर वक्र बनता है तब हम उससे क्या कहते हैं, बहुभुज। तो ये भी एक बहुभुज हो गया। यहाँ भी देखो एक लाइन ये हो गई कंप्लीट, फिर एक लाइन ये हो गई, एक ऊपर की लाइन हो गई और एक लाइन ये वाली हो गई। तो यहाँ भी एक बंद वक्र बना है। वक्र का मतलब क्या होगा, आकृति बंद होनी चाहिए। तो ये आकृति चारों तरफ से बंद है, ठीक है, तो इसको हम वक्र कह सकते हैं। और वक्र किससे बना है, तो वक्र बना है रेखाखंडों से, मीन्स की सीधी सीधी लाइनों को मिलाकर। और सीधी लाइन को मिलाकर कभी भी कोई बंद आकृति बनती है, कोई बंद वक्र बनता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुभुज। तो ये बात तुमको समझ आ गई होगी कि वक्र और बहुभुज में अंतर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर वक्र के लिए कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि रेखाखंड से बनना चाहिए। टेढ़ी मेढ़ी लाइन होगी, कोई भी कैसी भी लाइन हो, ठीक है, लाइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली ये बंद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसे हम एक वक्र कहेंगे। लेकिन बहुभुज कब कहेंगे, तो बनना तो एक वक्र चाहिए बंद, लेकिन वो वक्र कैसा होना चाहिए, सीधी लाइनों को मिलाकर ही बनना चाहिए। जिससे सीधी लाइनों को हम क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। तो रेखाखंडों से बना जो बंद वक्र होता है उसे हम क्या कहेंगे, बहुभुज कहेंगे, ठीक है। तो ये बात होगी बहुभुज की। अब समझते हैं बहुभुजों के प्रकार। तो देखो जितनी भुजा है उसके आधार पर बहुभुज के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। देखो यहाँ पर देखा जाए बहुभुज के प्रकार, आपकी बुक में अलग अलग बहुत से प्रकार दिए, मैंने 2-3 बना दिए, हम समझ जाएंगे 2-3 में क्या है। देखो बहुभुज के प्रकार की बात किया जाए, बहुभुज तो यहाँ पर देखो कभी भी कोई बंद आकृति अगर बनती है तो उसमें मिनिमम 3 रेखाखंड तो होना जरूरी है, 3 तो होना ही चाहिए। 3 से कम होगा तो कभी भी बंद आकृति नहीं बन सकती। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कोई 2 रेखाखंड को मिलाकर एक बंद आकृति बना दो, मान लो कोई ए बी कोई एक रेखाखंड है, ठीक है, ये ए बी कोई एक रेखाखंड है, ए और बी को मिलाकर, और सी डी कोई एक रेखाखंड है। तो इन दोनों को मिलाकर आप कोई भी 2 रेखाखंड को मिलाकर आप कभी भी कोई बंद आकृति बना ही नहीं सकते। इन दोनों को कैसे ऐड करोगे, अगर इसके साथ इसको सीधा जोड़ोगे तब तो खुला भाग रह जाएगा यहाँ से, ठीक है, ऊपर जोड़ोगे तब साइड से खुला रह जाएगा। तो 2 रेखाखंड से कभी बंद आकृति बनती नहीं है। तो 3 रेखाखंड तो होना ही चाहिए मिनिमम। तो यहाँ पर देखो एक रेखाखंड यहाँ से हो गया ये वाला इतना पूरा, ठीक है, एक रेखाखंड यहाँ से ये वाला हो गया 2, और तीसरा रेखाखंड यहाँ से। जब 3 रेखाखंड को मिलाकर कोई बंद आकृति बनी है, यानी कि बंद वक्र हुआ है, एक वक्र हुआ बंद रेखाखंडों को मिलाने से बना है, तो ये क्या हुआ, एक बहुभुज, वो भी बंद बहुभुज, ठीक। तो एक बहुभुज तो बन गया हमसे। अब ये बहुभुज में भुजा कितनी है, 3, तो 3 भुजा होगा तो उसको हम त्रिभुज कहते हैं, ये आपको पता होगा। त्रि का मतलब 3, भुज यानी भुजा, तो 3 भुजा वाली जो भी बंद आकृति होगी उसे हम त्रिभुज कहेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक भुजा ये वाली हो गई, ठीक है, एक भुजा यहाँ से ये वाली होगी रेखाखंड, ठीक है, तीसरा रेखाखंड यहाँ से यहाँ तक ये हो गया, और चौथा रेखाखंड ये हो गया। अब यहाँ पर देखो एक बंद वक्र बना है, वो भी किससे, रेखाखंड को मिलाकर। तो एक बहुभुज तो है, लेकिन बहुभुज के कितनी भुजा वाला है, तो 4 भुजा वाला है। तो इसको हम कहते हैं चतुर्भुज। चतुर यानी 4, भुज यानी भुजा। तो 4 भुजाओं से मिलकर कोई भी अगर बंद आकृति बनी है तो चतुर्भुज कहलाएगी। उसी तरीके से देखो इसमें कितनी भुजा है, तो यहाँ से अगर मैं गिनना स्टार्ट करूँ तो यहाँ से यहाँ तक एक भुजा ये हो गई, फिर यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक दूसरी भुजा हो गई, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक ये तीसरी भुजा हो गई, ठीक है, फिर इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक ये चौथी भुजा हो गई, और इस पॉइंट से यहाँ तक जहाँ पर से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पर वापस आ जाएंगे तो ये कंप्लीट हमारी 5वीं भुजा होगी। तो ये जो आकृति बनी है ये एक वक्र है, वो भी कैसा, बंद वक्र है, ठीक है। और इसमें भुजाएं कितनी हैं, तो इसमें टोटल 5 भुजाएं हैं। तो 5 भुजाओं से जो आकृति बनती है उसे पंचभुज कहा जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली हमको तो इस चैप्टर में जो पढ़ना है हमको इस तरह की आकृतियाँ रहेंगी 4 भुजा वाली, ठीक है। टोटल चतुर्भुज के बारे में ही हमको पढ़ना है, लेकिन ये जस्ट नॉलेज के लिए हमको दिमाग में रहना चाहिए कि 3 भुजा त्रिभुज कहलाता है, 4 भुजा चतुर्भुज, 5 भुजा पंचभुज, 6 भुजा होगा तो षटभुज। इस तरह से हम इसको समझते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने एक और बना के रखा है, अगर यहाँ पर आप भुजा गिनोगे इसमें, ठीक है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर भुजा कितना है,
तो यहाँ पर भुजा देखो, यहाँ से स्टार्ट करते यहाँ तक एक भुजा ये हो गई, फिर यहाँ पर ये दूसरी भुजा हो गई यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक ये तीसरी भुजा, यहाँ से यहाँ तक चौथी भुजा, फिर यहाँ से यहाँ तक पाँचवीं भुजा हो गई, यहाँ से यहाँ तक ये छठी भुजा, ये सातवीं भुजा हो गई कंप्लीट, और ये हमने कंप्लीट के लिए 8 भुजा। तो 8 भुजा हुआ, तो इसको हम क्या कह देंगे, अष्ट। अष्ट यानी 8, भुज यानी भुजा। तो 8 भुजाओं से मिलकर जो आकृति बनेगी वो अष्टभुज हो जाएगी, बंद होनी चाहिए। तो ये बहुभुज कैसा है, तो अष्टभुज कहलाएगा। तो ये बात हो गई बहुभुजों के प्रकार की। यानी हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि जितनी भुजा होगी, ठीक है, जितनी भुजा है, भुजाओं के नाम के, भुजाओं के संख्या के आधार पर क्या किया जाता है, आकृति या बहुभुजों का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो बहुभुज का मतलब क्या है, हमने ये समझ लिया कि कोई भी बंद आकृति, ठीक है, कोई भी बंद आकृति जो रेखाखंड से मिलाकर बना हो, जिसमें लाइन हो, उसको हम बहुभुज कहेंगे। और अगर देखो 3 लाइन तो मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है, 2 लाइन से कभी भी कोई बहुभुज बन ही नहीं सकता, बंद आकृति क्योंकि बनेगी नहीं। ये 2 लाइनें मान लो ए बी और सी डी, इनको मिलाकर आप चाहो कि कोई बंद आकृति बना लो तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि सीधी सीधी लाइन से बंद आकृति कैसे बनेगी। तो 3 लाइन तो मिनिमम हमको यहाँ पर चाहिए। तो हमने 3 से ही स्टार्ट किया। देखो कि कोई भी बंद आकृति हो, कोई भी बंद आकृति जो रेखाखंड से बनी हो, तो यहाँ पर ये आकृति तीनों 3 रेखाखंड से मिलाकर बनी थी, इनमें भी रेखाखंड था सब में, ठीक है। और 3 भुजा थी तो उसको हमने त्रिभुज कह दिया। 4 भुजा होगा, बंद आकृति है, तो बहुभुज हमारा कौन सा कहलाएगा, तो बहुभुज हो जाएगा चतुर्भुज। 5 भुजा होगी तो पंचभुज, 6 भुजा होगी तो उसको हम षटभुज कहते हैं, ठीक है। 7 होगा तो इस तरह से, फिर 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा। तो अलग अलग भुजाओं की संख्या के आधार पर हम क्या करते हैं, इनका नाम दे देते हैं, ठीक है। जितनी भुजा होगी उस आधार पर हम क्या करेंगे, इनका नाम देंगे। तो यहाँ पर 8 भुजा वाला है तो उसको हमने अष्टभुज कहा। ऐसे 9 भुजा वाला 9 भुज, फिर 10 भुजा वाला 10 भुज, इस तरह से नाम दिया जाता है, ठीक है। तो हमको इतना ज़्यादा डिटेल में चतुर्भुज खाली हमको पढ़ना चतुर्भुज है पूरे चैप्टर में, ये तो जस्ट एक बहुभुज का नाम किस तरह से होता है ये समझ लो, कि जितनी भुजा होगी उस भुजा के आधार पर हम क्या करते हैं, उसी हिसाब से नाम रख देते। अब समझते विकर्ण, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, विकर्ण पर से हम बहुत कुछ समझेंगे। तो विकर्ण को अच्छे से समझते हैं क्या, देखो विकर्ण वैसे आप जानते होगे क्या है, फिर भी एक बार डिटेल में समझते परिभाषा के साथ क्या है। देखो किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं 2 शीर्षों, अब यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है आसन्न शीर्षों को छोड़कर। आसन्न शीर्ष का मतलब क्या होता है ये भी समझाता हूँ आपको, पहले ये समझते हैं। देखो किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं दो शीर्षों को जोड़ने पर प्राप्त रेखाखंड होता है। देखो अब इस बहुभुज की बात करें, ये एक चतुर्भुज है, ठीक है, चतुर्भुज है, 4 भुजा वाला है, तो एक बहुभुज ही कहलाएगा। पहले नॉर्मली बहुभुज है, बहुभुज में भी कौन सा प्रकार का है, तो 4 भुजा वाला तो चतुर्भुज। ये 5 भुजा वाला बहुभुज है, बंद आकृति है, रेखाखंडों से मिलाकर बना है। देखो ए बी, बी सी, सी डी, डी, इन 5 भुजाओं से मिलाकर ये क्या बना है, एक बंद आकृति बनी है। तो बंद आकृति यानी एक बहुभुज है, और बहुभुज में भी कौन सा प्रकार होगा, तो ये 5 भुजाओं से बना है तो पंच बहुभुज है, ठीक है, इसको हम पंचभुज कहेंगे। क्लियर। अब ये पंचभुज है, ये चतुर्भुज है। अब इन दोनों में हमको देखो विकर्ण कैसे निकालना ये समझते। क्या कहा गया है, किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं 2 शीर्षों को जोड़ने पर प्राप्त रेखाखंड होता है, कि 2 शीर्ष बिंदुओं को जोड़ दो। देखो यहाँ पर शीर्ष बिंदु क्या होते हैं, तो ये जो पॉइंट होते, जो अंतिम बिंदु होते, इनको हम शीर्ष बिंदु कहते हैं। तो इस चतुर्भुज के 4 शीर्ष बिंदु है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, और इसके 5 शीर्ष बिंदु हैं, क्योंकि 5 भुजाओं से मिलकर बना है। तो ए बी सी यहाँ से, ये डी और ये ई, तो ये पंचभुज हो गया, ये चतुर्भुज हो गया। अब इसमें कहा क्या गया है कि बहुभुज के विकर्ण जो होता है 2 शीर्षों को जोड़ने पर प्राप्त रेखाखंड है, कि कोई भी 2 शीर्ष बिंदुओं को हम जोड़ेंगे तो जो रेखाखंड हमको मिलता है वो क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। अब लेकिन ध्यान क्या रखना है, तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है आसन्न शीर्षों को छोड़कर। अब ये आसन्न शीर्ष क्या होते हैं, आसन्न का मतलब होता है बगल बगल के, बगल बाजू के, तो बाजू वाले शीर्षों को मत जोड़ना, ठीक है। जैसे इसके देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ, चलो पी से देखते हैं, पी के बगल में कौन सा है, क्यू है, और इस बगल में कौन सा है, एस है। तो बगल के शीर्षों को जोड़ेंगे तो रेखाखंड बन जाएगा, भुजा बन जाएगी, जो चतुर्भुज की भुजा है। जैसे पी को क्यू को जोड़ूंगा, 2 शीर्ष बिंदु अगर पी और क्यू को जोड़ा जाए तो वो तो भुजा ही मिलेगी हमको, जो चतुर्भुज की है। हमको क्या चाहिए, विकर्ण चाहिए। तो क्या बोला गया, कोई भी 2 शीर्ष बिंदु को हम जोड़ सकते हैं, लेकिन आसन्न नहीं होने चाहिए, यानी बगल के नहीं होने चाहिए। तो इस देखो पी के साथ अगर मेरे को कोई बिंदु जोड़ना है, टोटल 4 शीर्ष बिंदु, 1 2 3 4, तो देखो अगर विकर्ण बनाना होगा तो इसके बगल के शीर्ष बिंदुओं को छोड़कर, यानी कि क्यू को मैं नहीं जोड़ूंगा, एस को नहीं जोड़ूंगा, तो बचा कौन सा, आर। यानी हम पी और आर को अगर मिला देंगे तो यहाँ से ये जो पी आर बनेगा, ये पी आर इसका क्या हो जाएगा, तो ये इसका विकर्ण कहलाएगा। क्लियर, ये इसका क्या हुआ, विकर्ण हुआ।
यानी देखो साफ साफ कहा गया किसी बहुभुज का विकर्ण जो होता है उसके किन्हीं दो शीर्षों को जोड़ने पर प्राप्त रेखाखंड है, कि दो शीर्षों को जोड़ना है, लेकिन शीर्ष कैसे होने चाहिए, तो बगल बगल के नहीं होने चाहिए, आसन्न शीर्षों को छोड़कर। आसन्न का मतलब होता है बाजू बाजू के, तो बाजू बाजू के शीर्षों को छोड़ दो, तो इसके बाजू में यहाँ पर ये था, तो इन दोनों को हम इसके पी के साथ इसको और इसको तो जोड़ ही नहीं सकते क्योंकि ये बगल के शीर्ष बिंदु है। इनको जोड़ूंगा तो रेखाखंड वही का वही मिलेगा, भुजा मिलेगी। ठीक है, तो इन दोनों को छोड़कर कौन सा बचा, आर, यानी आर और पी को हम जोड़ेंगे तो ये इसका क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। उसी तरीके से देखो एस से अगर मैं क्यू को जोड़ दूं, क्योंकि देखो एस के बगल में ये पी है और ये आर बगल के है, तो आसन्न शीर्षों को तो हम छोड़ नहीं सकते, ये दोनों आसन्न शीर्ष है तो इनको तो जोड़ नहीं सकते, तो इसको छोड़ के कौन सा बचा, तो यहाँ से एस के साथ किसको जोड़ सकते हैं, तो क्यू को कंप्लीट हम जोड़ सकते हैं। तो ये जो बनेगा ये इसका क्या हो जाएगा, ये भी एक विकर्ण कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो विकर्ण इस चतुर्भुज के बने। एक विकर्ण हमारा क्या बना, देखो यहाँ पर अगर विकर्ण लिखना चाहे हम तो दो विकर्ण हमको मिलेंगे। एक विकर्ण मिलेगा पी आर, ठीक है, रेखाखंड पी आर लिख देते इस तरह से शॉर्टकट में। एक विकर्ण हमको ये पी आर मिलेगा और दूसरा विकर्ण इसका क्या बनेगा, तो यहाँ से एस क्यू अथवा क्यू एस जो लिखना हो, दोनों तरफ से नाम लिख सकते हैं। ठीक है, मान लो हमने क्यू से एस को जोड़ा है तो इसको हम लिख सकते हैं क्यू एस। तो चतुर्भुज के इस तरह से हम दो विकर्ण बना लिए। ठीक है, इसमें पंचभुज में देखते हैं। देखो पंचभुज में कितने विकर्ण बनते देखते, तो यहाँ पर अगर हम विकर्णों के बारे में लिखना चाहें तो देखो यहाँ पर जो इसके विकर्ण बनेंगे देखते कितने होंगे। देखो पहले ए से स्टार्ट करते, तो ए के बगल में यहाँ पर बी है, यहाँ पर आसन्न बिंदु ए का कौन कौन सा है, तो एक तो बी हो गया, एक ई हो गया, तो बी के साथ नहीं जोड़ सकता ए को, ई के साथ नहीं, बाकी दोनों कौन से बचे, तो एक डी बचा, यानी हम ए को डी के साथ भी जोड़ सकते तो भी विकर्ण कहलाएगा ये। तो ए और डी को अगर हम मिला देंगे यहाँ से, ठीक है, तो ये एक विकर्ण बनेगा। ठीक है, तो ये एक विकर्ण बना जिसे हम क्या कहेंगे, रेखाखंड ए डी। तो ए डी एक विकर्ण हो गया। फिर ए से हम सी को भी जोड़ सकते हैं क्योंकि सी भी तो दूर का बिंदु है, बगल का तो खाली बी और ई था, इस बगल में बी, इस बगल में ई, तो इन दोनों को नहीं जोड़ेंगे। तो यहाँ से अगर ए से सी को जोड़ेंगे तो ये जो ए सी बना, ए सी भी क्या होगा इस चतुर्भुज, इस पंचभुज का, चतुर्भुज नहीं क्योंकि पांच भुजा है तो एक पंचभुज है। ठीक है, इस पंचभुज का एक विकर्ण कौन सा हो जाएगा, ए डी ए सी। उसी तरीके से देखो ये तो ए के बिंदु, ए के हमने जोड़ लिया, बी की भी हम, बी से भी हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो बी के आसन्न बिंदु कौन से होंगे, बगल वाले, तो बी के बगल में देखो यहाँ पर ए आ जाएगा, यानी बी को ए से नहीं जोड़ सकते और बी को सी से नहीं जोड़ सकते, बाकी दोनों के साथ जोड़ सकते। ठीक है, तो हम यहाँ से बी को किसके साथ जोड़ सकते, एक तो ई के साथ भी जोड़ सकते सीधे सीधे, तो ई के साथ हमने जोड़ दिया, दूसरा किसके साथ जोड़ सकते, डी के साथ भी जोड़ सकते, डी भी दूर का बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ से दो विकर्ण और कौन से मिल जाएंगे, तो एक तो मिल गया बी ई और दूसरा यहाँ से कौन सा मिल जाएगा, और एक मिल जाएगा हमको बी डी। ठीक है, इस तरह से अगर देखें और विकर्ण देखो सी से देखते, तो सी से तो वही का वही हो गया, फिर से देखो सी से बी को और डी को अपने छोड़ देंगे बगल के आसन्न बिंदु, सी के बाजू में यहाँ डी आ रहा है और यहाँ पर बाजू में बी आ रहा है, अगर बी को और डी को छोड़ेंगे तो सी से ए को जोड़ेंगे, उसको हम सी ए कहे या ए सी कहे वो एक ही बात है दोनों तरफ से। ठीक है, तो वापस से ड्रॉ करेंगे सी से ए पर, एक ही चीज़ है, और यहाँ से सी से वापस से हमको देखो सी से हम ई को मिला सकते हैं, यहाँ पर सी से ए पर तो हमको मिल गया है पॉइंट, बी और डी को हम जोड़ नहीं सकते क्योंकि आसन्न बिंदु है तो विकर्ण बनेगा नहीं, लेकिन सी से ई को तो जोड़ा जा सकता है। तो अगर हम सी से ई को कनेक्ट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो सी ई बनेगा, ठीक है, ये सी ई भी क्या होगा, एक विकर्ण होगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में, तो एक विकर्ण हमको और कौन सा मिल जाएगा, सी ई। ठीक है, देखो एक ये हो गया, 1 2 3 4 और पांचवा विकर्ण ये मिल गया। अब देखो डी की बात करते, डी से इसको और इसको जोड़ नहीं सकते, तो डी के साथ कौन कौन से पॉइंट बचे, ए डी लिखो या डी ए लिखो, एक ही बात है, जुड़ा हुआ है, और बी भी जुड़ा हुआ है, तो ठीक है इसको तो जोड़ने की जरूरत नहीं। ई से देखो, ई से इसके बगल में कौन सा है, ए है और डी है, तो ए और डी को छोड़ के बचा कौन सा, सी, सी भी जुड़ा हुआ है और यहाँ से बी भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरह से देखा जाए तो कुल कितने विकर्ण हुए इसके, तो कुल यहाँ पर हमको 5 विकर्ण मिले, ए डी ए सी बी ई बी डी और सी ई, यानी हमको किसी भी पॉइंट से हम विकर्ण खींच सकते, किसी भी पॉइंट से हम एक पॉइंट से विकर्ण खींच सकते, लेकिन ध्यान क्या रखना है हमको कि जो विकर्ण होगा वो आसन्न बिंदुओं के साथ कभी नहीं होगा, मैं इसके बगल के बिंदुओं के साथ कभी नहीं जोड़ते, बाजू के पॉइंट को हम छोड़ देंगे, उसके अलावा जितने पॉइंट बचे सबके साथ अगर हम उन शीर्षों को जोड़ दें, जैसे डी बचा था सी बचा था, अगर डी के साथ ए को जोड़ दिया जाए और सी के साथ जोड़ दिया जाए तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, विकर्ण हो जाएंगे। उसी तरीके से बी से हमने चेक किया तो इधर से ए और सी को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये आसन्न बिंदु है, तो बचा कौन सा, डी और ई बचा, तो बी को अगर डी के साथ जोड़ा जाए तो बी डी एक विकर्ण बन जाएगा और ई के साथ जोड़ेंगे तो बी एक विकर्ण बन जाएगा। तो इस तरह से चतुर्भुज के विकर्ण हम
कभी भी बना सकते, ठीक है। तो ये चीज़ हमको ध्यान से याद रखना है कि विकर्ण जो होते हमेशा विकर्ण क्या होते, तो कोई भी बहुभुज जो होगा उसमें आसन बिंदुओं को छोड़कर शीर्षों को अगर जोड़ा जाए तो वो क्या कहलाते हैं, विकर्ण। आसन बिंदु का मतलब बगल बगल के पॉइंट। तो जैसे अगर हम पी से अगर कोई भी विकर्ण खींचना चाहते तो पी के बगल के पॉइंट को छोड़ दो, क्यू को छोड़ दो, एस को छोड़ दो, तो बच्चा कौन सा, आर, चतुर्भुज में। तो यहाँ से हम इसको खींच सकते। तो ये जो दो शीर्षों को मैं जोड़ूंगा तो ये क्या बनेगा, एक विकर्ण बनेगा। ये एक विकर्ण बना, ये एक विकर्ण बना, जिसको हम नाम में क्या कहेंगे, देखो यहाँ से पी आर, तो पी आर कह दिया रेखाखंड। यहाँ से क्यू से एस को जोड़ा तो मान लो इसको हमने क्यू एस कह दिया। उसी तरीके से यहाँ पर हमने चेक कर लिया। तो ये तो बात हो गई विकर्ण की, ठीक है। अब समझते हैं उत्तल एवं अवतल बहुभुज क्या होते हैं, ठीक है। सिंपल सा है ये भी क्वेश्चन। देखो इसमें हमको विकर्णों से समझना पड़ेगा, जो हमने विकर्ण बनाए उसी पर से इस आकृति को हम आसानी से समझ लेंगे। देखो सबसे पहले समझते हैं उत्तल बहुभुज क्या होता है। उत्तल एवं अवतल बहुभुज हमको समझना है, उसमें भी हम पहले समझते हैं उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं। देखो अब यहाँ पर सिंपल सा विकर्ण पर से विकर्ण खींचने हमको पता चल गया, विकर्ण किस तरह से हमको खींचना है, विकर्ण खींचने हमको आ गया। अब विकर्ण के आधार पर हम आसानी से देखो उत्तल और अवतल पहचान लेंगे। कैसे, देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, ऐसे बहुभुज जिनमें सभी विकर्ण, विकर्ण वो भी कैसे, सभी, ये ध्यान रखना कि सारों विकर्णों की बात किया जा रहा है। जो सभी विकर्ण होंगे वो बहुभुज के अंदर स्थित होने चाहिए। यानी जितने भी विकर्ण हम बहुभुज के लिए खींचेंगे, कैसा भी बहुभुज हो, 5 भुजा वाला तो पंचभुज, 4 भुजा वाला चतुर्भुज, 3 भुजा वाला त्रिभुज, वो तो हमको पता चल गया है, ठीक है। यानी जो भी विकर्ण होंगे उसके वो सारे अंदर के भाग में आने चाहिए। अगर मैं इस बहुभुज के लिए विकर्ण खींचना चाहूँ तो ये अंदर आना चाहिए, इसमें भी अंदर आना चाहिए, इसमें भी अंदर। तो ऐसे बहुभुज जो होंगे जिनमें विकर्ण अंदर आएगा, ठीक है, सभी विकर्ण क्या हो, अंदर आएंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, उत्तल कहेंगे। ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो ऐसे बहुभुज जहाँ पर विकर्ण क्या हो, अंदर आए, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल बहुभुज। जैसे इस आकृति की बात करें, ठीक है, यहाँ पर भुजा कितनी है, 1 2 3 4 5 6, ये षटभुज है, ठीक है। अब 6 भुजा वाला है तो इसमें हम देखो विकर्ण खींचते, इसका नाम दे के खींचते। चलो यहाँ से नाम दे देते, इस पॉइंट से नाम देता हूँ। देखो ए कुछ भी लिख सकते, ABCD, ठीक है, ABCD, यहाँ से ई दे दिया इस पॉइंट का नाम, और इसका नाम एफ दे देते। इसके हम विकर्ण अगर खींचना चाहे, विकर्ण का मतलब क्या होता है, किसी भी पॉइंट से आप विकर्ण खींच सकते हो। मान लो ए से तुमने क्या किया, ए से विकर्ण खींचना है हमको, तो ए से ए आसन बिंदु कौन कौन से होंगे बगल के, तो एक तो बी हो गया, इसको नहीं जोड़ सकते, और ये एक तो ये हो गया, एफ को नहीं जोड़ सकते। इसके अलावा बच्चे कौन से, तो बच्चा CDE, यानी ए से हम तीनों को अगर AC को जोड़े, AD को जोड़े और AE को जोड़े तो तीनों विकर्ण बनेंगे। तो देखो यहाँ से मैं 3 विकर्ण फटाफट बना देता हूँ। तो ये 3 विकर्ण बनेंगे। तो एक ये बना AC, एक A से अगर E को जोड़ा जाए तो ये बनेगा हमारा, देखो बिना स्केल के बना देते, छोटी सी आकृति है। एक ये बनेगा AE, फिर यहाँ से एक ये बनेगा AD, ठीक है। ये तीनों विकर्ण की अगर बात किया जाए तो तीनों विकर्ण आकृति के अंदर आ रहे हैं कि नहीं, इस बहुभुज के अंदर आ रहे हैं कि नहीं। 6 भुजा वाला जो बहुभुज है उसके अंदर ही है। उसी तरीके से B से अगर हम बनाए तो A को छोड़ देंगे, C को छोड़ देंगे, तो B से बचेगा कौन सा, देखो A बगल में आ रहा है, C बगल में आ रहा है, तो इन शीर्षों को छोड़ के जो भी शीर्षों के साथ हम जोड़ेंगे वो विकर्ण हो जाएगा। तो यहाँ से DEF बचा, तो देखो F के साथ जोड़ूंगा तो ये BF एक विकर्ण हो जाएगा, E के साथ जोड़ूंगा तो BE एक विकर्ण हो जाएगा, यहाँ से D के साथ जोड़ूंगा तो DB क्या हो जाएगा, BD लिखो या DB लिखो, एक विकर्ण हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से हम C से भी अगर खींचेंगे तो आप कहीं से भी विकर्ण खींच के देख लेना। देखो C से जब हम खींचेंगे तो B को छोड़ देंगे और D को छोड़ देंगे, तो बच्चा कौन सा, E, F और A। तो C से E को जोड़ेंगे, C से F को जोड़ेंगे और C से A तो जुड़ा हुआ है पहले से, AC लिखो या CA लिखो। तो यहाँ से हम देख रहे हैं जितने विकर्ण बन रहे, ये विकर्ण बना, ये विकर्ण बना, ठीक है, ये एक विकर्ण था, यानी जितने भी विकर्ण बन रहे, D से आप खींचोगे तो D से देखो C को जोड़ोगे, E को छोड़ोगे, इन दोनों को छोड़ देंगे क्योंकि ये दोनों क्या है, आसन बिंदु। तो D से हम C को नहीं जोड़ सकते, E को नहीं जोड़ सकते, बचा हुआ कौन सा, ABF। तो यहाँ से D को F के साथ जोड़ सकते, A के साथ तो जुड़ा हुआ है, B के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप जितने विकर्ण खींचोगे और भी खींच सकते, अभी इतने में हम समझ लेते। देखो इस आकृति में हमने जितने विकर्ण खींचा, क्या वो सारे विकर्ण बहुभुज के अंदर आए कि नहीं, ये हमारा बहुभुज था यहाँ से, ठीक है। तो इस बहुभुज के अंदर ही सारे विकर्ण है। तो ऐसा बहुभुज जिसमें सभी विकर्ण कैसे होने चाहिए, तो बहुभुज के अंदर स्थित हो, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल बहुभुज कहते हैं। देखो यहाँ पर इस आकृति की बात करते हैं, इसको भी नाम दे देते हैं, यहाँ से ABCD। मान लो ये कोई एक चतुर्भुज है, 4 भुजा वाला है तो एक चतुर्भुज है। अभी आगे हम पढ़ेंगे समलम चतुर्भुज कहते हैं, कैसे वो सब समझेंगे एक एक, ठीक है। ये एक चतुर्भुज है।
अब इस चतुर्भुज में अगर देखा जाए विकर्ण की बात किया जाए, चलो ए से एक विकर्ण खींचते हैं हम, तो ए से बी इसका आसन बिंदु होगा और डी आसन बिंदु होगा, बगल के पॉइंट होंगे, तो ए से हमको सी को ही जोड़ना पड़ेगा, तो ए सी एक विकर्ण बनेगा। फिर बी से अगर हम खींचेंगे तो बी से ए को छोड़ना पड़ेगा, सी को छोड़ना पड़ेगा, तो बी से हमको किसको जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर, डी को, तो एक विकर्ण यहाँ से बी डी मिलेगा। ठीक है, सी से तो वही हो जाएगा, फिर देखो डी आसन बिंदु होगा, बी आसन बिंदु का, सी को ए को जोड़ोगे तो ए सी लिखो या सी ए लिखो, तो दो विकर्ण हमको मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, डी से देखोगे विकर्ण खींचते समय तो देखो सी को छोड़ोगे, ए को छोड़ दोगे, आसन बिंदु है बगल में डी के, तो बी को जोड़ोगे, तो बी को तो हमने ऑलरेडी जोड़ के ही रखा है, बी डी लिखो या डी बी लिखो, एक ही बात है। तो चतुर्भुज में दो विकर्ण बनते, और दोनों विकर्ण कैसे हैं, तो इस चतुर्भुज के अंदर के भाग में आए। देखो ये जो चतुर्भुज था हमारा, उसके अंदर की तरफ बने कि नहीं, अंदर की तरफ है, तो ऐसा कोई भी बहुभुज हो जिसमें विकर्ण अंदर होने चाहिए, उसको हम क्या गिनेंगे, उत्तल गिनेंगे। ठीक है, सारी आकृति में आप देख सकते हो, कहीं भी जोड़ोगे, ये भी एक चतुर्भुज है, नाम दे दिया जाए इसका भी, ABCD नाम मान लेते चलो। तो यहाँ से देखो ए से अगर जोड़ेंगे तो बी और डी को तो जोड़ नहीं सकते, तो सी को ऐड करेंगे यहाँ पर, और बी डी से किसको ऐड करेंगे, तो यहाँ पर बी को। तो जो दो विकर्ण बने वो कैसे, चतुर्भुज के अंदर। यहाँ पर भी देखो चतुर्भुज है सिंपल सा, तो यहाँ पर दो विकर्ण बनेंगे, तो इसको सामने सामने के शीर्षों को जोड़ेंगे तो ये विकर्ण बनेगा, क्योंकि देखो नाम दे देंगे ABCD। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि एक बी बगल में था, सी डी बगल में था, ये दोनों आसन बिंदु थे, तो सी को हमने जोड़ा, बीच के लिए हमने क्या देखा, ए बगल में था, सी बगल में था, आसन बिंदु थे, तो डी को हमने जोड़ा, तो विकर्ण क्या हुए, दो विकर्ण बने, दोनों अंदर बनने चाहिए। इस आकृति में भी आप जितने विकर्ण बनाना चाहो बना लेना। ठीक है, चलो इसका भी नाम दे देते हैं, मान लो A B, यहाँ पर इस पॉइंट पे C, इस पॉइंट पे D, इस पॉइंट पे E, इस पॉइंट पे F, फिर G, फिर H। देखो ये बहुभुज कौन सा है, पहले बहुभुज का प्रकार देखते हैं। देखो इसमें भुजा कितनी है, एक ये AB हो गई, ये 2, ये 3, यहाँ से ये 4, फिर यहाँ से ये 5, 6, 7 और 8, ये 8 भुजा वाला बहुभुज है, यानी कि ये क्या है, एक अष्टभुज है। इसका नाम अगर हम लिखना चाहे तो ये क्या होगा, एक अष्टभुज होगा। जितनी भुजा है उस हिसाब से हम नाम देते, तो ये एक अष्टभुज है। अब इसमें आप जितने भी विकर्ण बनाओगे, मान लो देखो ए से हम विकर्ण बनाते हैं, मैं एक ए पॉइंट से विकर्ण बना के दिखा देता हूँ। तो देखो इसका आसन बिंदु कौन सा होगा, एक तो बी होगा और एक यहाँ से एच होगा, तो बी और एच को छोड़ के जितने भी बचे इस पॉइंट है, देखो CDEFG, यानी सबको हम जब जोड़ेंगे तो ये एक विकर्ण बनेगा, डी के साथ जोड़ेंगे तो AD एक विकर्ण बनेगा, ई के साथ जोड़ेंगे तो AE एक विकर्ण बनेगा, एफ के साथ जोड़ेंगे तो AF एक विकर्ण बनेगा, और जी के साथ भी जोड़ सकते हैं तो AG एक विकर्ण बना। यानी ए से जितने विकर्ण बने उसी तरीके से बी से भी आप बना सकते हो, सी से भी, डी से भी हम विकर्ण बना सकते हैं। लेकिन हम क्या देखेंगे, जितने भी विकर्ण बनेंगे ना आकृति के अंदर बनेंगे। तो ऐसा बहुभुज जहाँ पर विकर्ण सारे अंदर हो उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल बहुभुज। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि ऐसी भी आकृति होती है क्या विकर्ण बाहर हो जाए, तो देखो अवतल में ये आकृति, हम आकृतियाँ देखते तब हमको ज़्यादा पता चलेगा कि अवतल में देखो किस तरह से विकर्ण आकृति के बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये उत्तल बहुभुज की बात हो गई। ठीक है, इसके क्वेश्चन है 3.1 प्रश्नावली में, तो इसको हम ध्यान से याद रखना कि ऐसे कोई भी बहुभुज होगा हम विकर्ण के आधार पर ही चेक करेंगे। तो हम विकर्ण बना के देखेंगे, अगर सारे विकर्ण अंदर होंगे तो उसे हम उत्तल कहेंगे, और अगर सारे विकर्ण बाहर चले गए तो उसे हम, सारे विकर्ण नहीं, कोई भी एक भी जाना चाहिए, अगर एक भी विकर्ण बाहर हो गया आकृति के तो उसे हम अवतल में रख देंगे, जरूरी नहीं है कि सभी बाहर हो। ठीक है, तो अवतल देखते, देखो अवतल में क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर क्या बताया गया अवतल बहुभुज के बारे में। देखो यदि बहुभुज का एक भी विकर्ण बहुभुज के बाहर हो, बाहर की ओर होना चाहिए, कोई भी एक भी होना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं है सभी हो, एक भी। ठीक है, अगर एक भी विकर्ण बहुभुज के बाहर चला गया तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसे हम अवतल बहुभुज कहेंगे। क्लियर, तो ऐसा कोई भी बहुभुज होगा जो कोई भी आकृति है जिसमें विकर्ण बाहर जाना चाहिए, एक भी बाहर जाए तो उसे हम अवतल बहुभुज कहते हैं। देखो पहले तो ये दोनों एक बहुभुज है। ठीक है, ये एक चतुर्भुज होगा, ये 5 भुजा वाला पंचभुज। देखो रेखाखंड से मिलाकर बना है 1 2, फिर यहाँ से ये 3, यहाँ से ये 4। ठीक है, उसी तरीके से 1 2, ये 3, ये 4, ये 5। नाम दे देते, नाम से ज़्यादा क्लियर होगा। चलो इसमें PQRS मान लेते, नाम में कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस रेखाखंड को देखो यहाँ से P से लेकर के ये Q तक मान लिया, फिर Q से इस पॉइंट तक हमने R मान लिया, R से इस पॉइंट तक हमने इसको S मान लिया, PQRS। इसका नाम दे देते, देखो PQ, फिर इस पॉइंट पे R, फिर इस पॉइंट पे S, और इस पॉइंट पे हमने नाम दे दिया T, PQRST। ये एक पंचभुज है, 5 भुजा है इसके अंदर, PQ QR RS ST। ठीक है, और यहाँ से TP अथवा PT जो लिखना हो। तो ये कुल 5 भुजा इसमें, तो पंचभुज है, इसमें 4 भुजा है, चतुर्भुज है। अब इसके अगर विकर्णों को आप नोटिस करो तो देखो यहाँ पर विकर्ण बाहर जा रहा है,
किस तरीके से देखते हैं देखो। अब यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो विकर्ण कौन कौन से बनेंगे, पहले विकर्ण बनाते देखो। पहले हम देखो पी से जो विकर्ण खींचेंगे तो पी के आसन बिंदु कौन कौन से होंगे, तो पी का एक तो आसन बिंदु हमको यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर देखो पी का आसन बिंदु यानी बगल का पॉइंट, तो बगल में एक तो क्यू आ रहा है, लाइन से देखा जाता है, ये इसके बाजू में नहीं है, आकृति इधर आ गई है लेकिन ये दूर का पॉइंट है। देखो तो पी के बगल में देखो पी किसके साथ जुड़ा है, एक तो क्यू के साथ जुड़ा है और पी किसके साथ जुड़ा है, एस के साथ जुड़ा है, यानी ये दोनों आसन बिंदु है। तो बचा कौन सा, आर, यानी हम यहाँ से अगर पी को आर से जोड़ेंगे तो ये एक विकर्ण होगा पी आर। ठीक है, तो एक विकर्ण तो इसका कौन सा हो गया, तो एक विकर्ण इसका हो गया रेखाखंड पी आर, एक विकर्ण ये हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा विकर्ण। अब देखो अब क्यू से विकर्ण खींचते हैं, क्यू से, तो क्यू के आसन बिंदु कौन कौन से, तो क्यू का जो आसन बिंदु है एक तो देखो पी के साथ क्यू जुड़ा हुआ है और एक आर के साथ जुड़ा हुआ है, तो बचा कौन सा, तो बचा हुआ एस है। यानी अगर हम पी क्यू को एस के साथ जोड़ेंगे तो ये जो विकर्ण बनेगा, यहाँ से डॉटेड करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये डॉट डॉट लाइन जो हमने बनाया ये एक विकर्ण है। ठीक है, ये विकर्ण कौन सा हुआ, क्यू एस। अब अगर इस विकर्ण की बात किया जाए तो ये विकर्ण अगर देखो आकृति के बाहर आ गया, हमारी आकृति इस तरह की थी, हमारा चतुर्भुज कैसा था, ऐसा था, और चतुर्भुज के एक भी अगर विकर्ण बाहर चला गया तो ये क्यू एस एक विकर्ण है। क्योंकि देखो विकर्ण में हमने क्या देखा कि शीर्ष बिंदुओं को जोड़ने पर आसन बिंदुओं को छोड़कर, तो आसन बिंदु क्यू से हम देखें, देखो शीर्ष बिंदु पी क्यू आर एस, 4 शीर्ष बिंदु है। अब 4 शीर्ष बिंदुओं में से हमने क्यू के आसन को छोड़ दिया, एक तो पी इसके बगल में था और इसके बगल में आर था, जिसके साथ जुड़ा होगा बगल में गिना जाएगा। तो चौथा बिंदु कौन सा बचा है, एस, यानी हम क्यू एस को जोड़ेंगे तो एक विकर्ण बनेगा ये। और विकर्ण क्या है, तो आकृति के देखो आकृति हमारी ऐसी थी अंदर की तरफ, ये पूरी हमारी आकृति थी। अब ये विकर्ण क्या हुआ है, तो इस आकृति के बाहर आ गया, तो ये कैसी आकृति हुई, तो अवतल हुआ। क्लियर, इसमें भी देखो पंचभुज के हम विकर्ण बनाएंगे तो पी से तो विकर्ण अंदर ही रहेगा, लेकिन जब क्यू से विकर्ण आप बनाओगे, ठीक है, तो यहाँ क्यू से जब भी विकर्ण बनाएंगे तो क्यू से देखो इसके क्यू के आसन बिंदु कौन कौन से, तो एक तो क्यू जुड़ा हुआ है पी के साथ, ये आसन बिंदु इसको नहीं जोड़ सकते हम, ठीक है, और आर के साथ नहीं जोड़ सकते। तो क्यू को हम किसके किसके साथ जोड़ सकते हैं, एक टी के साथ जोड़ सकते हैं, एक एस के साथ। तो क्यू को टी के साथ जोड़ोगे तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो हमारा विकर्ण सिंपल ही रहेगा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम इसको जोड़ेंगे क्यू को एस के साथ, देखो एक में ही क्लियर हो जाएगा। तो ये जो विकर्ण बना, क्या ये आकृति हमारी यहाँ से ऐसी पूरी कंप्लीट आकृति थी, ये वाली यहाँ से घूम गई थी आकृति, ठीक है, तो ये अंदर का भाग पूरा था, ये अंदर का भाग था, ये विकर्ण अंदर के भाग से बाहर चला गया। तो ये जो क्यू एस है ये क्या है, विकर्ण है, और कैसा है, आकृति के बाहर। और कहा गया है यदि बहुभुज का एक भी विकर्ण बहुभुज के बाहर चला जाए तो ये बहुभुज हमारा कैसा हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। क्लियर, देखो यहाँ पर हमने उत्तल में जितने भी विकर्ण बनाए थे, आपने देखो इस आकृति में जितने विकर्ण बनाए सब अंदर बने, इसमें आप जितने विकर्ण बनाओगे अंदर बनेंगे, इसमें भी अंदर ही बने, एक भी आकृति के बाहर नहीं गया। तो अगर कोई भी विकर्ण आकृति के बाहर नहीं जा रहा तो उसको हम उत्तल कहेंगे। पर अगर एक भी विकर्ण, सिंपल सा लॉजिक, अगर एक भी विकर्ण आकृति के बाहर चला गया तो उसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे, तो उसे हम रखेंगे अवतल बहुभुज की कैटेगरी में। ठीक है, तो ये बात हो गई, कंप्लीट इंट्रोडक्शन हो गया इस चैप्टर में। बहुभुज के प्रकार हमने समझे, उत्तल अवतल समझा, विकर्णों के बारे में समझा। अभी वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो इस वीडियो में इतना ही रखते। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चैप्टर का और बचा है, उसके बाद अब फटाफट सारी प्रश्नावली कर लेंगे। देखो इस चैप्टर को अगर हमको बेसिक से समझना है तो इसका इंट्रोडक्शन वीडियो बनाना जरूरी था, वरना हम क्या करते, स्टार्ट कर देते अगर प्रश्नावली 3.1 से तो प्रॉब्लम आ जाती थोड़ी, ठीक है, समझने में थोड़ी डिफिकल्टी होती। अब हमने इसका इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ लिया है। अब एक वीडियो और बना देंगे अलग से, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, जिसमें मैं तुमको बहुभुज के कोण योग गुणधर्म बता दूंगा। और बहुभुज का 2 और प्रकार होता है, सम बहुभुज किसे कहते हैं, विषम बहुभुज, उसको समझ लेंगे। तो इस चैप्टर में थियरी का जो पॉइंट है, एक तरह से मैथ में भी इस चैप्टर में थोड़ी बहुत थियरी हमको समझना था, तो वो सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।